क्या आपने अपनी राजनीति की शुरुआत अशोक गहलोत के साथ की और बाद में फिर आप सचिन पायलट के बेहद नज़दीकी हो गए? मैं बेसिकली कांग्रेस के नज़दीकी हूँ। ये आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कितना डिफरेंस देखते हैं? अशोक गहलोत जी का जो काम करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल राजनीति का तरीका है। सचिन पायलट जी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो अपनी मेहनत को बढ़ाओ और उससे आउटपुट दीजिए। आउटपुट बेस्ड उनकी वर्किंग है। फिर भी क्या है कि अशोक गहलोत हर बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और इस बार भी वो बने। जनता तो सचिन पायलट जी को देखना चाहती थी, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अब आला कमान ने जो निर्णय लिया उसको स्वीकार। आला कमान संघर्ष को नहीं देखता क्या? देखता ही होगा निश्चित रूप से, इसीलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। सचिन पायलट जी खुद भी मानते हैं कि कर्म करते जाओ, जो भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता। अशोक गहलोत बार बार एक शब्द का जिक्र करते हैं, वो है रगड़ाई। सचिन पायलट जी की रगड़ाई नहीं हुई है राजस्थान में, तो मैं समझता हूँ इस प्रदेश में तो किसी नेता की कभी रगड़ाई हुई नहीं। हनुमान बेनीवाल वो कहते रहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में गठबंधन है। अब ये जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान भजनलाल सरकार है, उससे आप उसे कैसे देखते हैं? खुश हैं या कोई नाराजगी? ये शुरू में ये लगा था तो चलिए नए आदमी को अवसर मिला है, कुछ करके दिखाएंगे। 1.5 साल में ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। राजस्थान पिछली सरकार में भी जल जीवन मिशन में फिसड्डी था और इस सरकार में भी यही स्थिति। इस सरकार में तो इनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने जो अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही थी जल जीवन मिशन की, उस अवधि को दिसंबर 28 तक बढ़ा दिया। देखिए अफसरशाही हावी है, ये आप मानते हो? बाय एंड लार्ज भारतीय शासन व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार को इनवाइट करती है। एक निर्णय से किसी व्यक्ति विशेष को बहुत बड़ा लाभ शासन तंत्र के थ्रू होता है, इसलिए बहुत गिने चुने लोग छोड़ दीजिए, आपको अच्छे लोग, ईमानदार लोग और सद्भावी लोग कम ही मिलेंगे। आप अक्सर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते रहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत समर्थक तो अभी से 2028 के लिए कैंपेन चला रहे हैं कि गहलोत फिर से। तो ऐसे में सचिन पायलट कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? उनके समर्थक कुछ भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं सुशील असोपा जी। सुशील जी राजस्थान में पीएचईडी विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने बीआरएस लेकर कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वर्तमान में वो कांग्रेस नेता हैं, पूर्व में प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में पीसीसी मेंबर भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंडलेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद से बीआरएस लेकर के कांग्रेस ज्वाइन की, अपनी राजनीति की शुरुआत की, क्या कारण रहे? दरअसल मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जी, और हम एक पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे पिताजी बहुत लंबे समय सरपंच रहे नापासर के बीकानेर में। छोटा भाई भी 10 साल सरपंच रहा। कांग्रेस के नेताओं से बहुत एफिनिटी रही ही थी। 2012-13 के दौरान जब नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था और वो कशमकश कर रहे थे कि बीजेपी उनको अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, तो मैंने नेहरू की लाइफ से हमेशा इंस्पायर रहा हूँ। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नेहरू ने 50 साल इस देश को दिए और आज़ादी की लड़ाई 33 साल तक उन्होंने लड़ी, तो उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आनंद भवन भी इतना 42 कमरों का आनंद भवन गिफ्ट कर दिया 1 मिनट में 1931 में। तो नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह प्रवृत्ति के नेताओं का उदय हो रहा है, तो मैं भी देश की सेवा करने के जज्बे के साथ उनका विरोध करने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए मैंने बीआरएस लेकर के, और उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मेरी काफ़ी निकटता थी, तो उनसे मिलकर के मैंने बीआरएस लिया और कांग्रेस में काम करने लग गया। आपकी अशोक गहलोत से निकटता थी और अशोक गहलोत के साथ आपने काफ़ी दिनों तक काम भी किया, कई महीनों तक, लेकिन फिर ऐसा क्या रहा कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत अशोक गहलोत के साथ की और बाद में फिर आप सचिन पायलट के बेहद नज़दीकी हो गए? नहीं, मैं बेसिकली कांग्रेस के नज़दीकी हूँ जी। अशोक गहलोत जी 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 21 सीट आई। कांग्रेस की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, 163 सीट आना बीजेपी की, और फिर भी मैं लगातार काम कर रहा था। सचिन पायलट जी जब जनवरी में बने और 21 जनवरी को पदभार ग्रहण किया, तब भी मैं गहलोत जी के साथ ही काम करता था, जाता था रेगुलरली। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई वो काफ़ी असहज था। 1-2 बार के मुख्यमंत्री,
उनको नया अगर कोई अध्यक्ष आया और वो मेहनत करने की कोशिश कर रहा है तो सहयोग की भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन वो डे वन से ही ऐसा लगता था। तो मुझे अंदर से वही, जैसे जिस अंतरात्मा ने कहा कि मोदी का विरोध करना है, और उसी अंतरात्मा ने कहा कि तुम पार्टी के लिए काम करने आए हो, किसी व्यक्ति के लिए काम करने नहीं आए। तो मैं पार्टी के लिए काम करने की दृष्टि से सचिन पायलट जी तक अपनी किसी तरह पहुंचा, और फिर उनके निकट होने या नहीं होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं 24/7 कांग्रेस और पॉलिटिक्स का काम करता हूँ, चाहे मेरे पास उस तरह की पोजीशन नहीं हो, पर मैं अपने घर के काम के अलावा मैं 24 घंटे राजनीतिक चिंतन की बात करता हूँ। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या मेरी भूमिका हो सकती है, मैं वो अदा करता हूँ। वो तो हम देखते भी रहते हैं, आप जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं अक्सर, या ट्विटर के माध्यम से हो या फिर आप वीडियो बना करके देते रहते हैं। तो ये आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कितना डिफरेंस देखते हैं? देखिए, एक तो पीढ़ी का जो अंतर है वो तो डेफिनेटली सामने आएगा ही। पिछली पीढ़ी है और सचिन पायलट जी वर्तमान पीढ़ी है। दूसरा ये है कि अशोक गहलोत जी का जो काम करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल राजनीति का तरीका है, परंपरागत राजनीति का तरीका है। वो एक जिस स्तर से वो वहाँ तक पहुँचे, सचिन पायलट जी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो अपनी मेहनत करने का जो उनका अंदाज है वो ये है कि वो बहुत ही मैनेजरियल तरीके से चीज़ों को करते हैं, और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि भाई आप अपनी मेहनत को बढ़ाओ और उससे आउटपुट दीजिए। आउटपुट बेस्ड उनकी वर्किंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिसेंट्रलाइज रखते हैं सिस्टम को। जैसे पीसीसी अध्यक्ष थे तो पदाधिकारियों को काम करने की पूरी छूट थी। अपने ज़िले में जाओ, प्रभार वाले ज़िले में, और 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, और काम करके रिपोर्ट दो, जो अच्छा कर सकते हैं वो करो, और बाकी वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रोग्राम करते थे। तो उससे तो पार्टी को बहुत बेहद फ़ायदा हुआ। उनकी सबसे जो बड़ी मैंने देखी कि वो ये, उस समय तो ट्विटर फेसबुक इतना नहीं था, फिर भी वो उसके माध्यम से अपना मैसेज भेजते थे या प्रेस नोट भेजते थे अखबार में। पर रेगुलरली उनको मैंने ये देखा कि वसुंधरा जी का शासन था 5 साल तक, तो उस कार्यकाल में किसी जिले में, किसी गांव में कोई घटना हो गई तो वो चाहे दिल्ली हो या जयपुर हो या कहीं और हो, वो जल्दी से जल्दी उस स्पॉट पे पहुंचते थे किसी भी साधन से। अगर जोधपुर से आगे है तो जोधपुर तक फ्लाइट से जाना और वहाँ गाड़ी से जाना। 12 मुझे 5-7 ऐसे किस्से बता रहा हूँ आपको। 12 में सहरिया क्षेत्र में 27 बच्चों की डेथ हो गई और कई दर्जन अस्पताल भर्ती थे मेल न्यूट्रिशन की वजह से। वसुंधरा जी के शासन में उनको वो जो दाल, घी, तेल सप्लीमेंट करते थे वो बंद हो गया था। तो वो पायलट जी को जैसे ही मालूम पड़ा, वो दिल्ली से ट्रेन से कोटा गए और प्रमोद भाया को लेकर के उस गांव, अस्पताल, डिस्पेंसरी तक पहुंचे। गोगुंदा में एक टेकरी पे कोई 50-60 घर थे, उसमें 12 मौतें हो गई 2 दिन में। तो वो दिल्ली से या जयपुर से फ्लाइट से उदयपुर गए और वहाँ से गोगुंदा गए। अब वो सितंबर के महीने में था, तो जब पता चला सचिन पायलट जा रहे हैं तो राजकुमार रिणवा उस क्षेत्र में घूमने गए होंगे दौरे पे, तो उनको सीएम ने भेज दिया कि सचिन पायलट के जाने से पहले आप पहुंचो। तो वो नीचे डिस्पेंसरी, तो टेकरी तो पहाड़ी पे होती है, वो नीचे डिस्पेंसरी में देख करके और चले गए। सचिन पायलट जी तो डिस्पेंसरी के बाद उस टेकरी तक गए। अब टेकरी तक जाने के लिए लोगों ने कहा कि साहब 3 तो नाले हैं और 4 किलोमीटर पहाड़ियों की पगडंडियों पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना पजामा ऊपर कर लिया और नाले क्रॉस करते हुए और उन गए, और वहाँ बिजली नहीं थी, तो मोबाइल की रोशनी में हर परिवार से मिले वो। ऐसे ही बहुत सारे, मैं आपको यहाँ पर शाहपुरा में एक ट्रांसफार्मर फट गया था, उससे कई लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग जल गए थे, घायल हो गए थे एसएमएस में। तो वो दिल्ली से बाई रोड आए, शाहपुरा गए, सारे गांव में घूमे और जिन जिन घरों में लोगों की डेथ हो गई थी उनसे मिले एक एक घर में, और फिर एसएमएस में 2-3 घंटे रुके, डॉक्टर से सारे हालात की जानकारी ली। तो उदाहरण देकर के बताने का मतलब ये है, जितने भी वो सैनिकों की वो शहादत होती थी उसमें वो कंधा देने पहुंचते थे,
किसानों ने बहुत आत्महत्या की, हर किसान के घर गए वो। उस दौर में 100-150 किसानों की आत्महत्या हुई थी वसुंधरा जी के शासन में। तो और उनका वर्किंग ये, वो खुद काम करते हैं। अशोक गहलोत जी का ये है कि वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो खुद ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, तो बस एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, प्रेस नोट जारी हो गया, बयान जारी हो गया। वो अध्यक्ष भी रहे तो कभी इस तरह के मौक़ों पे भैरव सिंह जी के समय में नहीं गए, या बाद में भी कोई दूसरे अध्यक्ष भी रहे होंगे कांग्रेस के, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, तो वो इस तरह से नहीं जो इन्होंने ऑपरेट किया। खान घोटाला हुआ तो सचिन पायलट जी की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप इसका पूरा डिटेल आउट करो, वर्किंग करो, कितने लॉसेस हैं खान, तो आरटीआई वगैरह सब हमने किया उनके निर्देशन में। मेरी इंडिविजुअल क्या हैसियत हो सकती है कि मैं इतने बड़े काम का एक सहभागी बनूं, उन्होंने मुझे उसका अवसर दिया। लेकिन मुझे आज अच्छी तरह याद है कि आज भी याद है कि जब वो शीट बनाई तो एक एक शीट को उन्होंने टिक किया और फिर समझा कि आपने इस मिनरल का ये प्राइस क्यों ली। तो उनको वेबसाइट से दिखाया कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में ग्रेनाइट का ये है, जिप्सम का ये है, बजरी का ये है, या छेजा पत्थर का ये, जो भी रेट्स है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की, उन्होंने खुद चेक की। फिर जाकर के वो 2.25 लाख करोड़ रुपया का लॉसेस आए। तब सचिन पायलट जी ने मुस्कुरा के कहा, यार ऐसा है कि राजस्थान की जनता 2.25 लाख करोड़ का लॉसेस को बिलीव नहीं करेगी, तो लेट अस रिड्यूस इट बाय 5 टाइम्स। तब वो 45,000 करोड़ का खान घोटाला, और आप देखिए ही वाज सक्सेसफुल कि वो घोटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी समेत सब नेताओं को लेकर के दिल्ली की सड़कों पे तख्तियां लेके पैदल गए सीवीसी के ऑफिस में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऑफिस में, और जांच की उन्होंने मांग की। और वसुंधरा जी को 14 अक्टूबर को उन्होंने सीवीसी से मीटिंग की 2015 में, और 16-17 अक्टूबर को वसुंधरा जी को मजबूरन वो सारी खानों का अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ा और लोकायुक्त को जांच देनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा गैप है काम करने के तरीके में, जो आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। बहुत से किस्से हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आपने सचिन पायलट का जो जिस तरीके से उनकी वर्किंग स्टाइल है वो बताया, और उनका जो स्ट्रगल भी बताया कि कैसे वो ढाणी ढाणी तक पहुंचते थे अंधेरे में भी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो सिर्फ ट्वीट करते हैं या फिर उस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं। फिर भी क्या है कि अशोक गहलोत हर बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और इस बार भी वो बने। नहीं, उस बारे में तो चूंकि मैं कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में नहीं हूँ, तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जनता तो सचिन पायलट जी को देखना चाहती थी, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अब आला कमान ने जो निर्णय लिया उसको स्वीकार। तो आला कमान संघर्ष को नहीं देखता क्या? देखता ही होगा निश्चित रूप से, इसीलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर की अपेक्षा थी, नहीं पूरा हो पाया। कई बार ये भी एक, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर मैं भाग्य को भी, सचिन पायलट जी खुद भी मानते हैं कि भी कर्म करते जाओ, जो भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता। अशोक गहलोत बार बार एक शब्द का जिक्र करते हैं, वो है रगड़ाई, कि राजनीति में युवाओं की रगड़ाई होना बेहद जरूरी है। इसे आप कैसे देखते हैं? अगर रगड़ाई का संदर्भ सचिन पायलट जी से है, तो आप अशोक गहलोत जी का मेरा आमना सामना करा दीजिए। मैं समझता हूँ रगड़ाई सचिन पायलट जी से ज़्यादा रगड़ाई किसी की हो नहीं सकती। वो जो उनके 5 साल की आप ऑडिट करोगे अध्यक्ष के कार्यकाल की, तो अशोक गहलोत जी तो उनसे अधिक समय अध्यक्ष रहे हैं, और पीसीसी में सारा संघर्ष का रिकॉर्ड अवेलेबल है, रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप कंपेयर कर सकते हो कि अशोक गहलोत जी कितनी बार कौन सी जिलों में केवल कार्यक्रम अटेंड करने गए, या भैरव सिंह सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करने की दृष्टि से उन्होंने काम किया, या 85 से 90 जब अध्यक्ष रहे तब तो सरकार थी हमारी, तो उनकी रगड़ाई होने का उसमें कोई आवश्यकता या अवसर उनके लिए था ही नहीं। 80 में तो राजनीति में आए हैं। अब 74 से 80 जो NSUI के रहे, या 77 में उनको टिकट मिल गई, तो अब उन्होंने क्या रगड़ाई करवाई है। अब उस समय अगर मान लीजिए फॉर्च्यूनर नहीं थी, या उस समय मान लीजिए कारें नहीं थी, और कभी कोई अध्यक्ष NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बस में चला गया, तो उसको तो मैं उस एक किस्से को तो रगड़ाई मानने के लिए तैयार मैं हूँ नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर सचिन पायलट जी की रगड़ाई नहीं हुई है राजस्थान में, तो फिर मैं समझता हूँ
इस प्रदेश में तो किसी नेता की कभी रगड़ाई हुई नहीं। दूसरा ये है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो कार्यप्रणाली है उसका आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया। और दूसरा जो आलोचना है, एक जो हनुमान बेनीवाल है वो कहते रहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में गठबंधन है, आप इसे कैसे देखते हैं? अब ये में जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, और उसका लोग क्यों कहते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लोग इसलिए कहते हैं कि वसुंधरा राजे जी जब 2003 में बनी तो उन्होंने अशोक गहलोत जी की सरकार पे बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन वो 5 साल रहीं, उन्होंने कभी कोई जांच नहीं की। फिर वो वसुंधरा जी के कार्यकाल को लेके ललित मोदी और जमीनों के वो सब वो अशोक गहलोत जी ने लगाए, लेकिन अशोक गहलोत जी 5 साल रहे तो एक माथुर आयोग बनाया, तो वो उस धारा में बनाया कि जिसमें उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में माथुर आयोग रद्द हो गया। और कोई एक भी मामला ऐसा एसीडी या कोर्ट तक अंजाम तक ले जाने में अशोक गहलोत जी ने कोई काम किया नहीं, इसलिए लोग कहने लग गए। फिर वसुंधरा जी 13 में आई तो उन्होंने अशोक गहलोत जी पे आरोप खानों के लगाए, ठेकों के लगाए, जलदाय विभाग के बहुत सारे उसके लगाए। तो लेकिन वसुंधरा जी 5 साल रही तो 8 से 13 के गहलोत जी के कार्यकाल पे कुछ नहीं किया। 13 से 18 में तो वर्चस्व मतलब इस तरह का करप्शन का तांडव था वसुंधरा जी के राज में। खान घोटाला हो गया, बजरी को लेकर तो अशोक गहलोत जी सब जगह कहते थे कि पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। ऐसे वीडियोस आज भी मीडिया में अवेलेबल हैं। और उन्होंने तो विधानसभा में भी कहा 5 करोड़ रुपए महीना किसकी जेब में जाते थे। राजेंद्र राठौड़ से प्रश्न किया था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने बजरी को लेकर कुछ नहीं किया, खान घोटाले पे भी कुछ नहीं किया। तो ये चर्चा चल पड़ी कि भाई ये इस तरह का रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये इसमें चूंकि आपके पास कोई लीगल तो होती नहीं है, राजनीति में चर्चाएं ज़्यादा होती है, तो लोग तरह तरह के अर्थ लगाते हैं, जिसको जैसा अर्थ पसंद है वो ऐसा लगा लेता है। एक और सवाल ये है कि आप अशोक गहलोत की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और पहले भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सरकार में होते हुए आपको किसी बोर्ड का सदस्य बनाया, तो ये उनका बड़प्पन था, क्या था? नहीं, वो देखिए, जब सचिन पायलट जी को पद से हटाया गया था और जब उन्होंने आला कमान को सारी स्थिति राजस्थान की बताई, तो आला कमान के सारी स्थिति समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि रिड्रेसर के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो जुलाई 20 से लेकर के और वो नवंबर 21 तक तो लटकता रहा। नवंबर 21 में पहले तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। उसमें सचिन पायलट जी ने जो कहा कि एससी का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, क्योंकि तब तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हो चुकी थी। तो सचिन पायलट जी के ही आह्वान पे जो बात हुई, तो 4 राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री दलित कोटे से बनाया गया। और फिर वो नवंबर में ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 22 आ गई। उन 3-4 महीनों में समय समय पर कुछ नियुक्तियां हुई। तो सचिन पायलट जी ने भी, जैसे राजनीति में तो एक सारी बात होती है कि भाई उनसे भी कहा गया होगा कि आप रिकमेंड कर दीजिए कुछ नाम, तो बोर्ड, निगम आयोग, अब उन्होंने हो सकता है मेरे लिए कोई अध्यक्ष का पद रिकमेंड किया होगा आला कमान को। आला कमान ने उसको मेंबर में डाला या उपाध्यक्ष में डाला या अध्यक्ष में भेजा, मालूम हो नहीं सकता। इन्होंने मुझे बंजर बोर्ड का मेंबर बनाया। इनके दृष्टिकोण से कह रहा हूँ मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर रहा हुआ हूँ, मैं 20 सूत्री के प्रदेश मॉनिटरिंग में भी शायद बेहतर काम कर सकता होता इनके दृष्टिकोण से, पर मैंने वो स्वीकारा क्यों नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दृष्टिकोण से, कि मैंने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी कि मुझसे किसी पद के बारे में सहमति नहीं ली गई है, इसलिए मैं बिना सहमति के दिया हुआ पद स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ, किसी अन्य कार्यकर्ता को दे दिया जाए। वो ट्वीट हो गया। उसके बाद एक फ़ोन आया किसी बड़े स्तर से, तो मैंने ये कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे आपने बंजर बोर्ड का मेंबर बनाया, मैं कह रहा हूँ मुझे आप हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन भी बना देते तो भी मैं स्वीकार नहीं करता, पहली बात। और वो इसलिए नहीं करता
कि एक तो मुझसे पूछा नहीं, दूसरा मुझे हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाने से सरकार रिपीट नहीं हो रही है। ये सरकार तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने से ही रिपीट होगी, इसलिए मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूँगा। मैं कोई अशोक गहलोत जी का आलोचक नहीं हूँ, मैंने उनकी कोई व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं करी है। मैं तो एक, मुझे जो यथार्थ लगता है वो बात बड़े नपे तुले और सभ्य शब्दों में कहता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ। हनुमान बेनीवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सचिन पायलट को लेके कि उनको डॉक्टरों ने बता रखा है कि आप गर्मी में बाहर निकलोगे तो आपकी स्किन को दिक्कत हो जाएगी और बीमारी हो सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे बताओ कि 2015 की जुलाई में, जुलाई तो गर्मी होती है, राहुल गांधी जी जो किसानों, वो जो भूमि अधिग्रहण कानून बदल रही थी मोदी सरकार, उसके विरोध में राहुल गांधी जी हर राज्य में यात्राएं कर रहे थे। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोलूवाला से 10 किलोमीटर की पद यात्रा, गहलोत साहब तो उस यात्रा में पैदल नहीं गए, सचिन पायलट जी पैदल गए, तो उनके तो नहीं कोई चेहरा लाल हुआ। फिर वो 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर पद यात्रा की, किसान न्याय यात्रा, वो भी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में थी। तो आप कभी जाइएगा झालावाड़, 12 अक्टूबर में टेम्परेचर क्या रहता है मालूम पड़ जाएगा, 40 डिग्री रहता है अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में। उसमें उन्होंने पद यात्रा की, वो पसीने से लथपथ वीडियो फोटो आज भी मूवी मीडिया में अवेलेबल है। आरपीएससी पुनर्गठन को लेके भी अजमेर से जयपुर तक, आरपीएससी तो हमारी सरकार ही थी, वो तो मई थी, 10 से 15 मई थी। अब हनुमान बेनीवाल जी के बारे में कोई टिप्पणी, आपसे प्रार्थना मेरी रहेगी कि मुझसे कोई टिप्पणी उनके बारे में आप न लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र मन के आदमी हैं, उड़ते पंछी हैं, कब कैसी वो टेर बजाने लग जाएं उनका कोई पता नहीं। कोई नहीं, हनुमान बेनीवाल पर टिप्पणी मत करिए, आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान भजनलाल सरकार है, उससे आप उसे कैसे देखते हैं? खुश हैं या कोई नाराजगी? देखिए, मुझे शुरू में ये लगा था कि एक किसान ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं, सरकार बनी गई है तो चलिए नए आदमी को अवसर मिला है तो कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि एक चुनौती है कि भी मैं विधायक पहली बार बना और मुख्यमंत्री बना दिया तो प्रमाणित करने के लिए आदमी दिन रात चेष्टा करेगा। और आज के समय में कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे आज मुख्यमंत्री बना दो, मैं तो विधायक, अगर आज बन गया विधायक और कल मुख्यमंत्री बना दो, ठीक है, मैं अधिकारी रहा हुआ हूँ तो वो एक माइलेज मुझे उनसे अलग है, लेकिन वो राजनीतिक दल में 20 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसे 20-50 कॉन्टेक्ट्स तो होते ही हैं अधिकारियों में और राजनेताओं के और पॉलिटिकल वर्कर्स के, और रिटायर होकर के या रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में आने वाले अधिकारियों के सूची, पुराने पत्रकारों की सूची, कि मैं उनसे ही सीख लूं मुझे मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, या उनसे ही पूछ लूं कि आप इतने साल से सचिवालय में जाते हो, कौन कौन ब्यूरोक्रेट मिसगाइड करता है, कौन कौन क्या फ़ायदा उठाता है नहीं उठाता है, हैं। और आपने जो, आपके प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्षों ने जो भाषण दिए हैं, आपके जो स्टार कैंपेनर्स ने भाषण दिए हैं, या आपके उसमें लिखा हुआ है घोषणा पत्र में, उसको लेकर के आप एक इनिशिएटिव ले सकते हो कि हमें क्या काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो 1.5 साल का उनका जो कार्यकाल, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उपलब्धि विहीन है, आप कुर्सी पे बैठोगे तो कुछ काम तो करो ही गए, लेकिन जब आपके पीछे 2 बड़े नेताओं का 25 साल का कार्यकाल है, तो वो चूंकि उनका आभा मंडल इतना बड़ा है, क्योंकि जनता तो आजकल बुरा या भला दोनों ही जल्दी भूल जाती है, खराब हुआ वो भी भूल जाती है, तो इसलिए उस आभा मंडल से बाहर मुख्यमंत्री की कुर्सी को निकालने की चुनौती थी उनके सामने। ये ब्यूरोक्रेट्स जो उन दोनों के साथ लंबे समय काम किए, उनको ये दिखाने की चुनौती थी इस कुर्सी के द्वारा कि भाई इस कुर्सी पर भी ये दोनों नहीं आएंगे, और व्यक्ति के रूप में खुद को प्रमाणित करने की चुनौती थी कि मैं पहली बार विधायक सही, मैं रात को बहुत लोगों से बात करता हूँ, भैया मुझे तो ये फाइल चाहिए, इस पे मेरे को साइन करने, वो कोई कहे कि साहब इस पे तो 75 दिन लगेंगे, तो मैं आजकल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलप करा लूँगा कि भाई फला अधिकारी मुझे कह के गया इस काम के लिए 75 दिन, तो 74वें दिन मेरे पास अलार्म आ जाए कि उस अधिकारी को सीएमओ से पहुंच जाए कि आपने 74 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को कहा था ये काम 75 दिन लगेंगे, कल 75वां दिन है, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया आपको, तब जाकर के प्रशासन जो है वो सक्रिय होता है और काम होता है मौके पे। एक बात आप कहेंगे, हो सकता है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो और नहीं हो तो मैं खुद कह देता हूँ कि अभी आप यहाँ डिस्कशन में बीजेपी वाले बैठे होते तो वो कहते कि साहब हम ERCP ले आए, हम यमुना ले आए, या हमने वो कर लिया। हाँ, आप लॉन्ग टर्म में जो आप प्लान कर रहे हो वो कभी भी ज़मीन पे आएगा तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे, लेकिन जो काम आप आज कर सकते हो वो अगर आप नहीं कर रहे हो, और वो बड़ा मुद्दा था आपके चुनाव का भी और जनता का भी, और आपके वजह से प्रधानमंत्री ने उस योजना का कार्यकाल 3.5 साल बढ़ाया। उस पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर, और भी दूंगा। जल जीवन मिशन कितना बदनाम हुई हमारी सरकार, आज तक हमारे पूर्व मंत्री को जमानत नहीं मिली है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको जमानत मिले, और वो इसलिए मिले कि 1.5 साल में ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, कोई चीज़ सिद्ध कर पाई क्या? अब उस घोटाले को छोड़ दीजिए। हमारी सरकार में लगभग 30,000 करोड़ के टेंडर हुए हैं, उसकी दरें ऊंची आई तो टेंडर कैंसिल हो गए। शिकायतें हुई, हमारी सरकार की शिकायतें हुई, अखबारों ने की, कुछ भी की, हो सकता है जागरूक पत्रकारों ने की, विसल ब्लोअर्स ने की, पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए, मतलब पिछली सरकार ने। तो नई सरकार के पास क्या चुनौती थी कि कम दरों पे काम होना चाहिए, तो नई सरकार ने उनके टेंडर किए, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि दरें इनकी बहुत कम हो गई। जो 40-35% अबाउट रेट्स थी वो अब 9, 10, 12, 15 तक आने लग गई। ठीक है, कुछ मामलों में तो -4 आ गई। हाँ, तो मैं इसके लिए इनकी सराहना करने मुझे कोई गुरेज नहीं, पर क्या आपको विश्वास होगा कि 25,000 करोड़ के टेंडर, ये जो 10-12% मैं कह रहा हूं, इन पे निर्णय नहीं हो पा रहा है। पिछली सरकार 100 रुपए की चीज 140 में खरीद रही थी, शिकायतें अखबारों में आने की वजह से कदम खींच लिए। इस सरकार ने दोबारा टेंडर किए, कंपनियां 112, 113, 115 और कई 1-2 मामलों में 96 रुपए में वो काम करने को तैयार है। टेंडर खुले पड़े हैं, फिर भी ये सरकार वर्क ऑर्डर नहीं दे रही है और कह रही है कि जल जीवन मिशन में लोगों को पानी देंगे। ये तो 25,000 करोड़ के हैं, काम होने हैं पेंडिंग 93,000 करोड़ रुपए के। बाकी टेंडर कब इनवाइट करोगे, कब डिसाइड करोगे, कब वर्क ऑर्डर दोगे, कब काम होंगे। इन राजस्थान पिछली सरकार में भी जल जीवन मिशन में फिसड्डी था, और इस सरकार में भी यही स्थिति। इस सरकार में फिसड्डी होने का पिछली सरकार में था, तो वो ये कहते थे कि हमारे पास पैसे की कमी है। इस सरकार में तो इनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने जो अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही थी जल जीवन मिशन की, उस अवधि को दिसंबर 28 तक बढ़ा दिया। फिर भी आप मतलब ठेकेदार ने रेट भर रखी है, आप उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हो। क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप? लेकिन उनकी उपलब्धियों के तौर पे तो वो बताते हैं कि ERCP लेके आए हम, या ये मंत्री को भी हमने एक को जेल में कर रखा है, एक विधायक को भी उन्होंने पकड़ाया हाल ही में, पेपर लीक में भी वो कई गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो उसी पे आ रहा हूं। अब मैं पेपर लीक को मैं एक दूसरे खाने पे रखता हूँ। ये एक मतलब 4 जून को परिणाम आए थे ना लोकसभा के, 1 साल होने को आ रहा है। 4 जून को 2024 को परिणाम आए। 10 जून 2024 आप भास्कर में ढूंढ लीजिएगा, 10 या 11 को भास्कर में पत्रिका में मिलेगा कि मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की मीटिंग ली और कहा कि जुलाई अंत तक हम 20,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। वर्क ऑर्डर मतलब ठेका जारी कर देंगे। बिल्कुल। वो 20,000 करोड़ के अगेंस्ट अब तक कोई 2,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं। तो मैं नंबर कैसे दे दूं उनको 100 में से 100? इतनी धीमी रफ्तार चल रही है। हाँ, डिसीजन नहीं है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब आए दूसरा,
शहरी पेयजल के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं पिछले 5 साल से। 3 साल हमारी सरकार ने उसमें निर्णय नहीं किया, तो हमने नहीं किया, उसके लिए हमें हरा दिया सरकार ने, जनता ने। तो हमारी सरकार डोलती रही कि भाई अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कराएं या पीएचडी से कराएं, जाते जाते तय किया पीएचडी करेगी। तो 1.5 साल हो गए इनको भी टेंडर अभी तक, अब जाकर के वर्क ऑर्डर दे रहे हैं पिछले 7-8 दिन से। 1.5 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसकी अवधि कब खत्म हो रही है? 31 मार्च 2026 को। अब आ जाती है राइजिंग राजस्थान की। हाँ, राइजिंग राजस्थान में भी 35 लाख करोड़ की 35 लाख करोड़ आ गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो 35 लाख करोड़ के प्रपोजल हैं, ये आप सार्वजनिक कर दो और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पे आप एक सिंपल लिंक दे दो, कॉम्प्लिकेटेड में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। राइजिंग राजस्थान की सारी इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड के इस लिंक में अवेलेबल है। आप भी खोल लो, मैं भी खोल लूँ, देखूँ ये 35 लाख करोड़ हैं, इसमें से ये जमीन हो गई, ये हो गया। अब आप कहते हो कि हम अगला करेंगे जब रिपोर्ट देंगे। तो इसलिए उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई मोदी जी के लिए भी चुनौती है। वो क्यों है चुनौती? कि देश भर में जो एफडीआई है वो घटता जा रहा है पिछले 5 सालों में। 2020-21 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था 3,80,000 करोड़। वो निरंतर घटते घटते 2024-25 में आपको आश्चर्य होगा पूरे देश में एफडीआई 30,800 करोड़ रुपए रह गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेनर तो इसका मतलब इस 35 लाख करोड़ में आ नहीं रहा, ये तो क्लियर है ना। अब फॉरेनर नहीं आ रहा है तो लोकल इन्वेस्टर्स की हालत आपको पता ही है। तो मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा एग्जेगरेट कर करके और सपने दिखाए हुए हैं। अब इनसे मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स सामने ला करके, और मैं तो कहता हूँ साहब, एक दूसरी बात कहता हूँ, आप एक ऑल पार्टी विधायकों का ग्रुप ही बना दो ना। 5-7 विषय हैं जिन पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, राइजिंग राजस्थान, जल जीवन मिशन, शिक्षा, इसकी एक ऑल पार्टी बना दो, ज़्यादा भाजपा के विधायक डाल दो और उनको दे दो आप 10 इनोवा गाड़ी, महीने में 7 दिन जाने की पाबंदी कर दो कि आप राइजिंग राजस्थान के लिए हर जिले में जाके देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के टीन शेड लग गए क्या, नींव खोद रहे हैं क्या, माइनिंग की तारबंदी कर दी क्या, तो पता लग जाएगा। इसलिए 3 विषय अब तक आपको भजन लाल जी के बता चुका। चौथा और सबसे सारे इंपॉर्टेंट विषय हैं। चौथा विषय पेपर लीक। पेपर लीक, जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि भी अब तक के 1.5 साल में जो पेपर हुए उनमें कोई नकल का ऐसा बड़ा मामला जिस तरह का हमारी सरकार में था वैसा मास कोई मामला नहीं आया नकल या पेपर लीक का। चलिए जी, अच्छी बात है, पर परीक्षाएं भी तो कम हुई है ना। लेकिन पुराने जो पेपर लीक में आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार पे आ रहा हूँ। परीक्षाएं कम हुई है। अब रीट है, शिक्षकों के 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। 3rd ग्रेड के सबसे ज़्यादा उसमें 3rd ग्रेड की परीक्षा बोर्ड को करनी है। रीट के रिजल्ट आया हुआ 1 महीना हो गया, कैलेंडर में परीक्षा जारी नहीं हुई। अब वो परीक्षा होगी। रीट में जो सक्सेसफुल हुए हैं 12 लाख में से 6 लाख लोग, वो 6 लाख फिर बैठेंगे। उसमें से फिर वो 60,000 या 40,000 जिनको नौकरी देनी है वो मेरिट बनेगी उनकी। फिर लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। तो अल्टीमेटली शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। इसलिए आप भर्ती के मामले में आपका जो कैलेंडर भले ही बना दो आप, पर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट अगर टाइम भी नहीं हो, एक आदर्श स्थिति इसके बारे में क्या हो सकती है, मैं आपको अलग से आपका आधा मिनट लूँगा बाद में। ये आप भी याद रखिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आई वो जो पेपर लीक है मगरमच्छ। तो अगर ये जो सब इंस्पेक्टर हैं या टीचर्स हैं या इवन पीटीआई बाद में पकड़े जा रहे हैं, पीटीआई की नौकरी कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में भी 21 पीटीआई आए हैं जिनकी फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट पाया गया है। ऐसे रोज आ रहे हैं पुरानी भर्तियों में। इनके मगरमच्छ कौन है? उन यूनिवर्सिटी के मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? तो वो बोलेंगे कि किस नेता के कहने से हमने फर्जी डिग्री दी थी, या कितने रुपए लेकर के दी थी, या तो नेता के कहने से दी थी या फर्जी डिग्री पैसे लेकर के दी थी।
सब इंस्पेक्टर सबसे बड़ा मामला क्यों बन गया कि थानेदार की जो ओरिजिनल तफ्तीश है और एफआईआर जिन धाराओं में दर्ज हो गई उसको तो साहब डीजी भी नहीं बदलता, हिम्मत ही नहीं करता बदलने की, जब तक कि कोई बहुत बड़ा ठोस प्रमाण किसी वीआईपी मामले में नहीं आ जाए। किसको परवाह है? आप किसी मंत्री से भी कहला तो कह दो साहब एसपी को कह दिया है, जांच इसको नहीं उसको चली जाएगी। पर वो इसलिए ये सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी वो है। और 800 सेलेक्ट हुए, जो नंबर 1 आया वो पेपर लीक और नकल दोनों में पकड़ा गया। पहले तो उसको पेपर दिलाया गया, फिर उसने पढ़ लिया तो उसके भरोसा नहीं हुआ कि ये इस पेपर को कर पाएगा क्या, तो उसको नकल करवाई गई। वो आदमी अगर नंबर 1 पे है और पहले 100 में से 25 पेपर लीक वाले हैं, फिर भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन आप रद्द नहीं कर रहे हो, निर्णय भी नहीं कर रहे हो। और पेपर लीक की तह में जाना चाहते हो तो या तो ये कह दो कि पॉलिटिकल सिस्टम इसमें नहीं था तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम को सामने लाओ। मगरमच्छ किसको कहना चाहते थे? राजनेता को तो मगरमच्छ कहना पसंद करते हैं चुनाव में, और किसी को थोड़ी मगरमच्छ कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी में भी हो तो कोई बड़े लेवल का अधिकारी बताओ कोई, तो आपने आज तक किया नहीं। और ब्यूरोक्रेसी से मुझे ध्यान आया, ऐसी चर्चा रहती है कि अफसरशाही हावी है, ये आप मानते हो अफसरशाही हावी है? देखिए, बाय एंड लार्ज भारतीय शासन व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार को इनवाइट करती है, क्योंकि एक निर्णय से किसी व्यक्ति विशेष को बहुत बड़ा लाभ शासन तंत्र के थ्रू होता है। इसलिए बहुत गिने चुने लोग छोड़ दीजिए, आपको अच्छे लोग, ईमानदार लोग और सद्भावी लोग कम ही मिलेंगे। आपको बेईमान, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और फेवरेटिज्म को करने वाले वो आपको अधिकांश मिलेंगे। कोई कह दे मेरे को क्या कह दिया, वो तो है नहीं। तो ये गठजोड़ जो है पॉलिटिकल सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का और अपराधी तंत्र का, ये आप का जन्म तो 90, 91, 93 के बाद ही हुआ होगा, 2000 का जन्म है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप NN बोरा रिपोर्ट को गूगल करिएगा, वो रिपोर्ट मिलेगी नहीं आपको। NN बोरा रिपोर्ट, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में? वही उस पर आ रहा हूँ। NN बोरा एक ब्यूरोक्रेट थे, होम कमिश्नर रहे, भारत के होम सेक्रेटरी थे, कुछ थे बहुत बड़े। तो जब राजेश पायलट जी आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री थे तो उन्होंने NN बोरा कमेटी गठित की और उसको ड्यूटी ये दी गई थी कि भाई भारत के तंत्र में पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और ब्यूरोक्रेसी, इनका जो नेक्सस है, इस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करो। बहुत गंभीर विषय मानो आप, 90s की बात है ये। आप आश्चर्य करेंगे कितने विजनरी थे राजेश पायलट। वो रिपोर्ट आ गई साहब, NN बोरा ने इतनी मोटी रिपोर्ट बना दी। तो पार्लियामेंट में आया कि साहब NN बोरा रिपोर्ट जो है वो टेबल करो। हिम्मत नहीं हुई साहब किसी की कि उसको टेबल कर दे। अल्टीमेटली दबाव पड़ा तो उसके कुछ पन्ने टेबल किए हुए। अब गूगल में वो भी कुछ पन्ने वाली रिपोर्ट भी मिलना मुश्किल है, पर उसके कुछ अंश जिन लोगों ने पढ़े या कैमरे से फोटो खींच ली, उन्होंने डाले, वो ऑथेंटिक है या नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। वो जो अंश आपको भी मिल जाएंगे गूगल पे, वो ये कहते हैं कि इस देश में क्रिमिनल्स को सबसे बड़ा संरक्षण पॉलिटिशियंस देते हैं, और पॉलिटिशियंस खुद अपनी कमजोरियों की वजह से ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में उनको खेलना पड़ता है, क्योंकि उनसे ही उनको फेवरेटिज्म, क्योंकि सिग्नेचर तो ब्यूरोक्रेसी के होंगे। एक उसमें फिर उन्होंने NN बोरा ने पत्रकार भी डाला कि इनका भी पूरा इस नेक्सस के अंदर योगदान है। तो ये बहुत, मतलब वो रिपोर्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर आम जन के हाथों में पहुँच जाए तो ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है उसको लेकर के एक अविश्वास हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु जिनको ये एतराज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर वो मशाल जलाएं। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं
उनके लिए एक नॉर्म्स बने कि उनका जीवन और उनकी वर्किंग और उनके निर्णय पारदर्शी होंगे और वो खूब मेहनती होंगे, तब तो जाकर के इस पे जाकर के कोई सुधार हो सकता है। अदरवाइज बिना उस ट्रांसपेरेंसी के, बिना उस स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ये हो नहीं पाएगा। एक और मैं पॉडकास्ट कंक्लूड करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अक्सर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते रहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत समर्थक तो अभी से 2028 के लिए कैंपेन चला रहे हैं कि गहलोत फिर से, तो ऐसे में सचिन पायलट कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अब ये परसों जो खाद फैक्ट्री वाला किस्सा है सामने, उस पर ट्रोलिंग चल रही है हमारे कांग्रेस की। हमने कह दिया कि ये बीजेपी चेतो, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो 6-6 साल 8-8 10-10 साल पुरानी फैक्ट्रियां हैं, आप क्या कर रहे थे? तो ये प्रश्न हमारे सामने गहलोत साहब के माध्यम से कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे। ये पेपर लीक भी अशोक गहलोत साहब के बहाने से कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे। और वो जो खानों के अंदर जो अवैध खनन बजरी का, वो हम चाहे कितना ही मुद्दा उठाएं, लेकिन हमारे कार्यकाल में वो चरम पे था। हमारी कांग्रेस के विधायक बोलते थे कि भ्रष्टाचार सिर से नख तक है। राम नारायण मीणा, भरत सिंह बोलते थे। तो वो बयान हमारे सामने फिर आके खड़े होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी खुद के लिए भी ये चुनौती होगी कि इन सब सवालों का वो जवाब आज चाहे नहीं दे, पर समय उनसे जवाब मांगेगा तो वो समझ जाएंगे शायद कि ऐसा। उनके समर्थक कुछ भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। समर्थक उनके कोई भी नेता हो, कोई आप भी पत्रकार हैं, आप 15 साल तक इसी फ्लो में पॉडकास्ट करेंगे, कुछ न कुछ गलतियां आपसे होंगी, कुछ जानबूझ के करेंगे। मेरे प्रति दया दिखाएंगे तो वो फेवर हो गया ना। एक तो प्रैक्टिस तो रॉन्ग प्रैक्टिस ही होगी। मान लीजिए आप मुझसे सरल सवाल करेंगे तो ये भेदभाव है, और उनसे आप कठिन सवाल करेंगे तो ये भी भेदभाव है। तो यही तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को बचाव करना है अपने आप को कि सबके साथ समान, शपथ क्या है संविधान की, सबके साथ समान व्यवहार रखूंगा। रखता है क्या कोई? आप अभी एक शिक्षा और भर्तियों को लेकर भी आदर्श स्थिति बता रहे थे, तो वो क्या? भर्तियों की मेरी ये है कि हर सरकार को पता है कि कैलेंडर ईयर में किस पद से कितने लोग रिटायर होंगे, और रेगुलर पद हैं, संविदा के नहीं है। भर्ती तो रेगुलर भी होती है। तो रेगुलर पद जो सैंक्शन है उसमें इतने चीफ इंजीनियर रिटायर होंगे, इतने जेईएन रिटायर होंगे, और बीच के भी होंगे, इतने डायरेक्टर से लेकर के क्लर्क तक या चपरासी तक रिटायर होंगे, या सॉरी चपरासी वर्ड 4th क्लास। ऐसे ही अलग अलग कैडर में टीचर्स के ले लो, 3rd 4th 2nd प्रिंसिपल, कॉलेज में लेक्चरर, डिमोन्स्ट्रेटर, लैब असिस्टेंट, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, व्हाटएवर यू कॉल इट। पता है आपको कि किस महीने में कितने पद रिक्त होंगे। तो आप वो रिक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं कि साहब 7000 पद रिक्त हो गए, उसके बाद आरपीएससी को भेजते हो, तो फिर आप आरपीएससी से वो भर्ती होती है 1.5 साल में, तब तक वो पद रिक्त पड़े रहते हैं और रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो संभव है कि आप हर साल आरपीएससी से सिलेक्शन करवा के या अधीनस्थ सेवा बोर्ड से सिलेक्शन करवाएं, तय कर दें कि 1 अप्रैल से लेकर के और 6 महीने ले लीजिए 30 सितंबर तक इन सब पदों की भर्तियां हो जाएगी और मेरिट लिस्ट बन के रह जाएगी। अब अमुक पद का व्यक्ति 30 जून को रिटायर हुआ, तो वो जो सेलेक्टेड लोग हैं उनमें से नंबर 1 वाले को वहाँ पोस्टिंग दे दीजिए। 30 जून को 2 रिटायर हो गए तो 2 को आपके पास लोग अवेलेबल हैं, सेलेक्टेड लोग अवेलेबल हैं। ये एडवांस वर्किंग करके रहे तो एक पद भी एक दिन भी रिक्त नहीं रहेगा, तो बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये अहंकार से नहीं कह रहा, प्लीज डोंट कॉल दिस एरोगेंस। मैं अगर मुझे अवसर मिले, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा नाम है, मैं जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री मुझे बुलाए और कहे कि आप पॉडकास्ट पे कह रहे थे ये मेरा डीओपी सेक्रेटरी बैठा, ये मेरा आरपीएससी का सेक्रेटरी बैठा, ये अधीनस्थ बोर्ड का सेक्रेटरी बैठा, क्योंकि चेयरमैन को तो वहाँ नहीं बुला सकते,
और ये डीओपी सेक्रेटरी बैठा, अब आप बताओ कैसे करोगे? यस आई कैन टेल कि कैसे करूँगा। और आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर्स और सब आ गए, आपको घर बैठे पता है कि रिटायर कितने हो रहे हैं, करनी कितने नहीं हो रहे हैं। आप उसके लिए पहले से आदमी अवेलेबल नहीं रख सकते। कमाल कर रहे हो आप। डॉक्टर का पद एक दिन नियुक्त क्यों रहना चाहिए, बताइए मुझे। सही बात है, बिल्कुल है स्वास्थ्य जैसा मसला हो। हाँ ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।